हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर को कंप्लीट वन शॉट में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम पूरे चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, गैमेटोजेनेसिस, मेंस्ट्रुअल साइकिल, फर्टिलाइजेशन से लेकर डेवलपमेंट तक सब कुछ एक ही वीडियो में समझने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे जनन की। जनन वह जैविक प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने जैसी संतान उत्पन्न करता है। मनुष्यों में लैंगिक जनन पाया जाता है, यानी कि इनमें नर और मादा दो अलग अलग जीव होते हैं। मनुष्यों को जरायुज यानी विविपेरस भी कहा जाता है, क्योंकि ये शिशुओं को जन्म देते हैं, यानी इनमें जो बच्चे होते हैं वो पूर्ण विकसित होते हैं। जनन के बाद अब हम देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी नर जनन तंत्र के बारे में। नर जनन तंत्र को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं। सबसे पहला है वृषण यानी टेस्टिस, जो कि प्राथमिक अंग होता है। अब हम देखेंगे नर जनन तंत्र का डायग्राम। इस डायग्राम में जो आपको गोल अंडाकार संरचना दिखाई दे रही है, इसे हम वृषण यानी टेस्टिस कहते हैं। यह गुलाबी रंग की अंडाकार संरचना होती है जो एक जोड़ी पाई जाती है। यह शरीर से बाहर अंडकोश में स्थित होती है और इस अंडकोश का तापमान जो है वो शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस तक कम होता है, ताकि इनके अंदर शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया आसानी से हो सके। वृषण के ठीक पीछे कुंडलित नलिका की संरचना होती है, जिसे अधिवृषण या एपिडाइडिस कहा जाता है। जो शुक्राणु होते हैं वो वृषण के अंदर बनते हैं और अधिवृषण यानी एपिडाइडिस के अंदर परिपक्व होते हैं। शुक्राणुओं को बनने में लगभग 72 से 74 दिन का समय लगता है और शुक्राणु बनने के बाद अधिवृषण में 2 से 4 हफ्तों तक स्टोर यानी संग्रहित रहते हैं। अधिवृषण के ठीक पीछे एक नली जैसी संरचना और होती है, जिसे शुक्रवाहिका कहते हैं, जो स्खलन के समय शुक्राणुओं के परिवहन का कार्य करती है और यह नली मूत्र मार्ग में जाकर खुलती है। शुक्रवाहिका के बाद आता है मूत्र मार्ग। यह मूत्र मार्ग एक नली जैसी संरचना होती है, जिससे होकर शुक्राणु जो है वो शरीर से बाहर निकलते हैं। सहायक ग्रंथियों से निकलने वाले जो क्षारीय पदार्थ होते हैं वो मूत्र मार्ग की अम्लीयता को करते हैं। यह हमारे पास वृषण की अनुप्रस्थ काट का डायग्राम है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं जो वृषण होता है उसका जो आंतरिक भाग है वो 200 से 250 पालियों में विभक्त होता है, यानी 200 से 250 पालियों में बटा होता है और हर पाली में 1 से 3 शुक्रजनक नलिकाएं यानी सेमिनिफेरस टिब्यूल्स होती हैं। शुक्रजनक नलिकाएं मुख्यतः 2 प्रकार की कोशिकाओं से बनी होती हैं। पहली है जनन कोशिका, जिससे शुक्राणु बनते हैं, और दूसरी कोशिका है सर्टोली कोशिका, जो उन शुक्राणुओं को पोषण देने का काम करती है। सर्टोली कोशिकाएं शुक्राणुओं के निर्माण में सहायता प्रदान करने वाली कोशिकाएं होती हैं और इन नलिकाओं के बाहर जो खाली स्थान होता है उसे हम अंतराली अवकाश कहते हैं और इस अंतराली अवकाश में एक विशेष प्रकार की कोशिका पाई जाती है, जिसे अंतराली कोशिकाएं या लीडिंग सेल कहते हैं, जो टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन रिलीज करते हैं और ये हार्मोन जो है ये मेल्स में द्वितीयक लक्षणों के लिए जिम्मेदार होते हैं। यहाँ हमारे पास सेमिनिफेरस टिब्यूल्स की संरचना है, यानी शुक्रजनक नलिकाओं की संरचना है। यहाँ जो कोशिका आपको दिखाई दे रही है, इसकी जो बाहरी कोशिकाएं हैं ये हैं प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं यानी स्पर्मेटोगोनिया, जिनसे शुक्राणु बनते हैं। और यहाँ बीच में जो आपको परिपक्व शुक्राणु दिखाई दे रहे हैं और यहाँ जो ब्लू डॉट आपको दिखाई दे रहा है ये है सर्टोली सेल्स, यानी वो कोशिकाएं जो शुक्राणु के बनने के दौरान उन्हें पोषण देने का काम करती हैं। और इनके बीच में जो खाली स्थान है यहाँ पर जो कोशिकाएं पाई जाती हैं इन्हें हम लीडिंग सेल्स यानी अंतराली कोशिकाएं कहते हैं, जो एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन रिलीज करती हैं, जिसकी वजह से मेल के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास होता है। डायग्राम के बाद अब हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जो डिटेल्स है वो थ्योरी में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे प्राथमिक जननांग की, जिसे हम वृषण यानी टेस्टिस कहते हैं। ये एक जोड़ी होते हैं और शरीर से बाहर वृषण कोश में स्थित होते हैं। जो वृषण होते हैं इनका मेन काम होता है शुक्राणुओं का निर्माण करना और ये शरीर से बाहर स्थित होते हैं और इनका जो टेम्परेचर होता है ये 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस तक कम होता है शरीर से, ताकि इनके अंदर शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया आसानी से हो सके। प्राथमिक अंग के बाद आते हैं द्वितीयक अंग, जिनमें सबसे पहले हैं सहायक नलिकाएं, जो 3 प्रकार की होती हैं। सबसे पहली नलिका है अधिवृषण, उसके बाद है शुक्रवाहिका और शुक्रवाहिका के बाद आता है मूत्र मार्ग। सहायक नलिकाएं शुक्राणुओं के परिवहन और संग्रहण में मदद करती हैं। सबसे पहले अधिवृषण, यह शुक्राणु परिपक्व होते हैं और कुछ समय तक जमा रहते हैं। अधिवृषण में जो शुक्राणु है वो परिपक्व होते हैं और लगभग 3-4 हफ्तों तक यहाँ स्टोर भी रहते हैं। उसके बाद आती है शुक्रवाहिका, जो एक नली होती है जो शुक्राणुओं को मूत्र मार्ग तक ले जाती है। उसके बाद आता है मूत्र मार्ग। सहायक नलिकाओं के बाद आती हैं सहायक ग्रंथियां, जिन्हें हम एक्सेसरी ग्लैंड्स कहते हैं।
ये ग्रंथियां तरल साबित करती हैं जो शुक्राणुओं को पोषण और गति प्रदान करते हैं। सहायक ग्रंथियों में जो सबसे पहली ग्रंथि है उसे हम शुक्राशय या सेमिनल वेसिकल कहते हैं, जो एक जोड़ी होती है। यह एक चिपचिपा और पोषक तत्व जैसे फ्रक्टोज युक्त तरल बनाती है, जिससे शुक्राणुओं को ऊर्जा मिलती है। उसके बाद जो दूसरी ग्रंथि है उसे हम प्रोटेस्ट ग्रंथि या पुरस्थ ग्रंथि कहते हैं, जो संख्या में 1 होती है। यह एक क्षारीय द्रव छोड़ती है और यह क्षारीय द्रव जो होता है ये मूत्रमार्ग की अम्लता को कम करता है, जिससे शुक्राणुओं की रक्षा होती है। उसके नीचे ठीक स्थित होती हैं बल्बो यूरेथ्रल या काउपर्स ग्रंथियां, ये भी एक जोड़ी होती हैं। ये सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान चिकनाहट प्रदान करने का काम करती हैं। सहायक ग्रंथियों के बाद आती हैं बाह्य जननेंद्रियां। बाह्य जननेंद्रियों में आता है शिश्न यानी पेनिस। यह एक पेशीय अंग है जो शुक्राणुओं को मादा जनन मार्ग में स्थानांतरित करता है। हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने जाना था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स के बारे में, और आज इस वीडियो में हम उसकी डिटेल्स के बारे में जानेंगे। तो मादा जननतंत्र अंगों का वह समूह है जो अंडाणु निर्माण, हार्मोन्स के सामर्थ तथा शिशु के विकास में मदद करता है। यानी जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो एग प्रोड्यूस करता है और हार्मोन्स रिलीज करता है। इसके अलावा वह बेबी डेवलपमेंट में भी एक मेजर रोल प्ले करता है। इसके आगे हम देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ आपको साइड में 2 ओवरीज यानी अंडाशय दिखाई दे रहे हैं जिनसे एग प्रोड्यूस होता है, और ये ओवरीज जिस नली जैसी संरचना से जुड़े हुए हैं उन्हें हम फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, यानी अंडवाहिनी जिसे हम हिंदी में कहते हैं। और फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो इसी फैलोपियन ट्यूब में होता है। उसके बाद आप इस डायग्राम में गर्भाशय देख सकते हैं। गर्भाशय के अंदर जो आपको लेयर दिखाई दे रही है उसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, और इसी लेयर के टूटने पर जो है वो पीरियड्स होते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम इंटरनल ऑर्गन्स और एक्सटर्नल ऑर्गन्स के तौर पर डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो मेन ऑर्गन, जो मुख्य अंग होता है, उसे हम ओवरीज यानी अंडाशय कहते हैं। यह प्राथमिक अंग होता है। ये एक जोड़ी बादाम के आकार के अंडाशय होते हैं जो अंडाणु तथा हार्मोन के श्रावण का कार्य करते हैं। इसके अलावा ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जैसे हार्मोन्स भी रिलीज करते हैं, जो फीमेल बॉडी की ग्रोथ और प्रेगनेंसी के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। इसके बाद जो बॉडी पार्ट्स आते हैं उन्हें हम सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स कहते हैं, जिनमें से सबसे पहला है फैलोपियन ट्यूब यानी ओविडक्ट्स, जिन्हें हम अंडवाहिनी भी कहते हैं। ये नलिकाएं अंडाणुओं को गर्भाशय तक ले जाती हैं, और निषेचन की जो क्रिया होती है वो इसी फैलोपियन ट्यूब यानी अंडवाहिनी के अंतर्गत होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि फर्टिलाइजेशन जो है वो यहीं होता है, यानी कि फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो अंडवाहिनी में होता है। उसके बाद आता है यूटेरस या गर्भाशय। ये नाशपत्ती के आकार का होता है, जिसे गर्भधारण के समय शिशु का विकास होता है। यानी जो बेबी डेवलपमेंट है वो गर्भाशय यानी यूटेरस में ही होता है। यूटेरस का जो निचला वाला पार्ट होता है उसे हम गर्भाशय ग्रीवा यानी सर्विक्स कहते हैं। यह गर्भाशय का निचला हिस्सा होता है जो वजाइना गर्भाशय ग्रीवा के नीचे स्थित होती है। इसे हम बर्थ कैनल भी कहते हैं, और ये शरीर की बाहरी हिस्से को गर्भाशय से जोड़ने का काम करती है। जिन भी अंगों के बारे में हमने पढ़ा है ओवरीज को छोड़कर, जैसे कि फैलोपियन ट्यूब, यूटेरस और वजाइना, ये सभी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स यानी द्वितीयक जननांग होते, तथा ओवरीज को प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स यानी प्राथमिक जननांग कहते हैं। इसके बाद बात करेंगे हम बाह्य जननांग यानी एक्सटर्नल जेनिटेलिया की। जो बाहरी जननांग होते हैं उनका जो पूरा ग्रुप यानी पूरे समूह को वल्बा या भक कहते हैं, और ये शरीर के बाहर स्थित अंगों का समूह होते हैं। इनके अंतर्गत जो अंग आते हैं वो नीचे लिखे हुए हैं, जैसे कि मोन्स पेब्यूस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमन, क्लोरिस और वेस्टिब्यूल। ये अंग सुरक्षा प्रदान करते हैं तथा स्पर्म के लिए मार्ग यानी कि रूट का भी काम करते हैं। इसके बाद आता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सबसे लास्ट पार्ट, जिसे हम मेमरी ग्लैंड्स यानी स्तन ग्रंथियां कहते हैं। स्तन ग्रंथियां एक जोड़ी संरचनाएं होती हैं जिनमें ग्रंथिल ऊतक और वसा होते हैं। इनका मुख्य कार्य शिशु के पोषण के लिए दुग्ध का उत्पादन करना होता है, और प्रत्येक जो ग्रंथिल ऊतक होता है उसमें 15 से 20 लोब्यूल यानी स्तन पालियां होती हैं। उसके अलावा एल्वोली और दुग्ध वाहिनी नाम की कुछ नलिकाओं जैसी संरचनाएं होती हैं जो दुग्ध का श्रावण करती हैं बच्चे के जन्म के उपरांत। उम्मीद है कि आपके लिए यह वीडियो हेल्पफुल होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्टडी। अब हम पढ़ेंगे गैमेटोजेनेसिस यानी युग्मक जनन की क्रिया। तो युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहा जाता है। युग्मक जनन मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। पहला है स्पर्मेटोजेनेसिस यानी शुक्राणु जनन, और दूसरा है ओवोजेनेसिस यानी अंडाणु जनन। तो हम देखेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है। तो जो जर्म सेल्स होती हैं वो विकसित होकर स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण करती हैं। स्पर्मेटोगोनिया द्विगुणित होता है और इनमें समसूत्री विभाजन की क्रिया द्वारा ये अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं, और इस अवस्था को हम गुणन प्रवस्था कहते हैं।
जो शुक्राणु जनन की क्रिया है वो मुख्यतः 3 चरणों में संपन्न होती है। सबसे पहला चरण है गुणन प्रावस्था, और दूसरा चरण है वृद्धि प्रावस्था, और तीसरा चरण है परिपक्वन प्रावस्था। तो वो सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया में समसूत्री विभाजन द्वारा उनकी संख्या में वृद्धि करने की जो प्रक्रिया है यह गुणन प्रावस्था के अंतर्गत आती है। उसके बाद इनसे जो कोशिकाएं बनती हैं वह सभी द्विगुणित होती हैं, और ये सभी कोशिकाएं में से कुछ कोशिकाएं वृद्धि करके प्राथमिक शुक्राणु जनन कोशिका बनाती हैं, यानी वह कोशिकाएं जिनसे शुक्राणुओं का निर्माण होता है। यहाँ तक ये कोशिका द्विगुणित होती है और इस अवस्था को हम वृद्धि प्रावस्था यानी ग्रोथ फेज कहते हैं। उसके बाद जो प्राथमिक शुक्राणु कोशिका होती है उनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है और इनसे 2 कोशिकाएं बनती हैं और ये कोशिकाएं अगुणित होती हैं। उसके बाद पुनः दूसरी बार अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे जो पहले अर्धसूत्री विभाजन द्वारा द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट बनते हैं, और जब दोबारा अर्धसूत्री विभाजन होता है तो इन्हीं द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटोइड्स बनते हैं, जो विकसित होकर शुक्राणुओं का निर्माण करते हैं। अब हम देखेंगे इस परिभाषाएं। तो शुक्राणु जनन वह क्रिया है जिसके द्वारा पुरुषों के वृषण में नर युग्मक यानी शुक्राणुओं का निर्माण होता है, यानी युग्मकों के बनने की जो क्रिया है उसी को हम शुक्राणु जनन कहते हैं। इसके प्रमुख 3 चरण होते हैं। सबसे पहली अवस्था है गुणन प्रावस्था यानी मल्टीप्लिकेशन फेज। इस चरण में वृषण की शुक्रजनक नलिकाओं में मौजूद स्पर्मेटोगोनिया यानी शुक्राणु जन कोशिकाएं समसूत्री विभाजन द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करती हैं। तो जैसा कि हमने पहले भी देखा है कि जो गुणन प्रावस्था होती है इसमें समसूत्री विभाजन द्वारा कोशिकाएं अपनी संख्या में वृद्धि करती हैं। दूसरे नंबर पर आती है वृद्धि प्रावस्था यानी ग्रोथ फेज। कुछ स्पर्मेटोगोनिया पोषक तत्वों का अवशोषण कर बड़ी हो जाती हैं। इन्हें अब प्राथमिक शुक्राणु कोशिका यानी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहा जाता है। और ये भी चरण यानी परिपक्वता चरण मैचुरेशन फेज, यह सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है जिसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। सबसे पहली बार जो अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया होती है इसमें प्राथमिक शुक्राणु कोशिका विभाजित होकर 2 अगुणित द्वितीय शुक्राणु कोशिकाओं में बट जाती है, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन से 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है और ये दोनों कोशिकाएं अगुणित होती हैं। उसके बाद दूसरे अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है कि जो द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं यानी द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट्स हैं फिर से विभाजित होकर 4 शुक्राणु प्रश्न यानी स्पर्मेटोइड्स बनाती हैं। अंत में यह स्पर्मेटोइड्स रूपांतरित होकर गतिशील शुक्राणु बनाते हैं। एक शुक्राणु निर्माण में लगभग 72 से 74 दिन लगते हैं। अब हम देखेंगे युग्मक जनन का दूसरा भाग यानी अंडाणु जनन, जिसे हम ओवोजेनेसिस भी कहते हैं। मादा के अंडाशय यानी ओवरी की जनन कोशिकाओं से अंडाणु यानी एग बनने की क्रिया को अंड जनन कहते हैं। अंड जनन की भी प्रमुख 3 अवस्थाएं होती हैं। अंड जनन की क्रिया भी बिल्कुल शुक्राणु जनन की क्रिया से मिलती जुलती है। तो सबसे पहली अवस्था है हमारी गुणन प्रावस्था यानी मल्टीप्लिकेशन फेज। इस चरण में भ्रूणीय विकास के दौरान अंडाशय की जनन उपकला यानी जर्मिनल एपिथेलियम कोशिकाएं समसूत्री विभाजन के द्वारा विभाजित होती हैं। इन कोशिकाओं को ओगोनिया कहते हैं, जो कि द्विगुणित होती हैं और ये अपनी संख्या में वृद्धि करती हैं। तो जिस प्रकार हमने शुक्राणु जनन कोशिका में देखा था कि उनमें समसूत्री विभाजन द्वारा कोशिकाएं अपनी संख्या में वृद्धि करती हैं, ठीक उसी प्रकार अंडाणु जनन में भी समसूत्री विभाजन द्वारा कोशिकाएं अपनी संख्या में वृद्धि करती हैं। दूसरी प्रावस्था है हमारी वृद्धि प्रावस्था यानी ग्रोथ फेज। ओगोनिया यानी अंड मात्र कोशिका जिसका निर्माण हुआ है उनमें से कुछ कोशिकाएं पोषण प्राप्त करके आकार में काफ़ी बड़ी हो जाती हैं और इन बड़ी कोशिकाओं को हम प्राथमिक ओसाइट कहते हैं और ये कोशिकाएं भी द्विगुणित होती हैं। उसके बाद आता है नंबर 3 पर परिपक्वन प्रावस्था यानी मैचुरेशन फेज। इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है और इसे मेजरली 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला है प्रथम परिपक्वन विभाजन। सबसे पहले यह विभाजन अर्धसूत्री होता है। इस विभाजन के फलस्वरूप प्राथमिक ओसाइट विभाजित होकर एक बड़ी द्वितीयक ओसाइट और एक छोटी प्राथमिक ध्रुवीय पिंडक बनाती है। इसमें क्या होता है, यहाँ अर्धसूत्री विभाजन होता है और इससे जो पहले की कोशिका होती है जिसे हम प्राथमिक ओसाइट कहते हैं वो विभाजित होती है और 2 प्रकार की कोशिकाओं में बट जाती है। सबसे पहले इनमें से एक बड़ी कोशिका होती है जिसे द्वितीयक ओसाइट कहते हैं और एक छोटी कोशिका होती है जिसे प्रथम ध्रुवीय पिंडक कहते हैं। उसके बाद होता है द्वितीय परिपक्वन विभाजन। यह विभाजन भी अर्धसूत्री होता है जिसमें द्वितीयक ओसाइट से एक बड़ा अंडाणु और एक द्वितीय ध्रुवीय केंद्रक पिंड बनता है, यानी कि जो द्वितीयक ओसाइट है वो विकसित होकर अंडाणु का निर्माण करता है और यह अंडाणु अगुणित होता है। युग्मक जनन की क्रिया के बाद आता है युग्मक जनन का नियमन। यह प्रक्रियाएं जो होती है ये किशोरावस्था में शुरू होती हैं, यानी युग्मक जनन की जो क्रिया है उसका नियंत्रण किस प्रकार होता है ये हम युग्मक जनन के नियमन में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो मनुष्य का मस्तिष्क होता है उसका एक भाग होता है जिसे हम हाइपोथैलेमस कहते हैं
जो हाइपोथैलेमस है वो GnRH यानी गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन स्रावित करता है। यह हार्मोन जो है वो पीयूष ग्रंथि को प्रेरित करता है FSH और LH हार्मोन छोड़ने के लिए। FSH का फुल फॉर्म होता है फॉलिक्यूल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और LH का फुल फॉर्म होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इनमें जो LH हार्मोन होता है यह वृषण की लीडिंग कोशिकाओं पर कार्य करता है और एंड्रोजन, जिसे हम टेस्टोस्टेरोन के नाम से जानते हैं, वह स्रावित करता है। टेस्टोस्टेरोन शुक्राणुओं को बनाने में मदद करने का काम करता है। उसके बाद शुक्राणु जनन के नियमन के बाद आता है अंड जनन का नियमन यानी रेगुलेशन ऑफ ओगोजेनेसिस। यह आर्तव चक्र यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ जुड़ा होता है। सबसे पहले मस्तिष्क का भाग हाइपोथैलेमस GnRH नाम का हार्मोन रिलीज करता है जो पीयूष ग्रंथि पर कार्य करता है और उसके बाद FSH और LH नाम के हार्मोन रिलीज होते हैं। उसके अलावा प्रोजेस्टेरोन और जो कि प्रेगनेंसी में हेल्प करते हैं। FSH नाम का जो हार्मोन है यह अंडाशय में फॉलिकल्स की वृद्धि को प्रेरित करता है जिससे अंडाणु परिपक्व होते हैं, यानी यह अंडाणु के निर्माण में मदद करता है। उसके बाद दूसरा हार्मोन है LH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इसके बाद हम जानेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी आर्तव चक्र के बारे में। तो यह एक जैविक क्रिया होती है। इसमें क्या होता है कि जो गर्भाशय की सबसे आंतरिक परत होती है जिसे एंडोमेट्रियम के नाम से जाना जाता है, यह परत हर 28 दिन में टूट कर जो है वो ब्लड के रूप में शरीर से बाहर निकलती है जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं होता है। और ये साइकिल जो है ये बार बार रिपीट होता रहता है और इसी को हम मेंस्ट्रुअल साइकिल या आर्तव चक्र कहते हैं। आर्तव चक्र यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ये 28 दिनों का होता है और इसके टोटल 4 फेजेस होते हैं। इनमें जो सबसे पहला फेज होता है उसे हम मेंस्ट्रुअल फेज के नाम से जानते हैं। यह फेज पहले दिन से लेकर 5वें दिन तक होता है। इसमें क्या होता है, जब ओवरीज में जो एग यानी अंडाणु होता है जब वह निषेचित नहीं होता है तो गर्भाशय की आंतरिक परत और रक्त वाहिकाएं टूटकर योनि मार्ग से बाहर निकलती हैं रक्त के रूप में, और इसी फेज को हम मेंस्ट्रुअल फेज कहते हैं। इस दौरान एस्ट्रोजन हार्मोन जो है उसका लेवल बहुत ही कम हो जाता है। उसके बाद दूसरी अवस्था है पुटकीय प्रावस्था यानी फॉलिकुलर फेज। यह 6वें दिन से लेकर 13वें दिन तक होती है। इस दौरान जो प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं वो विकसित होकर ग्राफियन पुटिका बन जाते हैं और गर्भाशय की आंतरिक परत जो है जिसे एंडोमेट्रियम कहते हैं वो फिर से बनने लगती है। इस समय पीयूष ग्रंथि से FSH और LH हार्मोन का स्राव बढ़ जाता है जिसकी वजह से एस्ट्रोजन ज्यादा मात्रा में रिलीज होता है। उसके बाद तीसरा फेज आता है जिसे हम ओवल्यूशरी फेज यानी अंडोत्सर्ग प्रावस्था कहते हैं। यह 14वें दिन होती है और यह सबसे इम्पोर्टेंट डे होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का फर्टिलाइजेशन के लिए। इस दिन ग्राफियन पुटिका फट जाती है और अंडाणु यानी ओवम जो है वो बाहर निकलता है ओवरीज से। उसके इस दिन LH हार्मोन का स्राव जो है वो सबसे अधिक होता है। उसके बाद आता है चौथा फेज जिसे हम पिंड प्रावस्था या ल्यूटल फेज कहते हैं। यह 15वें दिन से लेकर 28वें दिन तक होता है। इस दिन जो फटा हुआ ग्राफियन पुटक है वो कॉपर्स ल्यूटियम में बदल जाता है और जो कॉपर्स ल्यूटियम है वो भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरोन नाम का हार्मोन रिलीज करता है जिसकी वजह से गर्भाशय की परत मोटी हो जाती है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे शुक्राणु की संरचना के बारे में। तो शुक्राणु मुख्यतः 3 भागों में बटा होता है। सबसे पहला भाग होता है शीर्ष भाग जो कि जीवद्रव्य कला से लेकर शुक्राणु के गर्दन वाले भाग तक फैला होता है। उसके बाद दूसरा भाग मध्यखंड कहलाता है और तीसरा सबसे बड़ा भाग जिसे हम पूंछ कहते हैं यह शुक्राणु को गति प्रदान करता है। शुक्राणु के शीर्ष में जो सबसे पहला भाग होता है उसे हम जीवद्रव्य कला कहते हैं। ठीक उसके नीचे एक्रोसोम नामक एक संरचना पाई जाती है जिसके अंदर एंजाइम्स भरे होते हैं जिसके कारण जो शुक्राणु है वो अंडाणु में प्रवेश कर पाता है। उसके बाद शीर्ष भाग में ही एक केंद्रक पाया जाता है जिसके अंदर 23 गुणसूत्र होते हैं यानी कि यह अगुणित होता है। उसके बाद मध्य भाग में माइटोकॉन्ड्रिया नामक संरचना पाई जाती है जो शुक्राणु को ऊर्जा प्रदान करती है और तीसरे भाग को हम पूंछ कहते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ परिपक्व शुक्राणु की संरचना यानी कि जो हमने डायग्राम में देखा उसे अब हम थ्योरी के रूप में पढ़ेंगे। ये परिपक्व शुक्राणु मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित होता है। सबसे पहला भाग है सिर, दूसरा भाग है मध्य भाग और तीसरा भाग होता है पूंछ। सबसे पहली संरचना जिसे हम सिर यानी हेड कहते हैं, इसके अंदर अगुणित केंद्रक पाया जाता है जिसमें 23 गुणसूत्र होते हैं और इसमें DNA पाया जाता है जिसके अंदर नर के आनुवंशिक पदार्थ स्टोर होते हैं। उसके बाद दूसरी संरचना जिसे हम एक्रोसोम कहते हैं, इसके अंदर एक विशेष प्रकार का एंजाइम होता है जिसे हम हाइलुरोनिडेज कहते हैं। यह एंजाइम जो होता है ये अंडाणु की बाहरी झिल्ली जिसे हम जोना पेलुसिडा कहते हैं को भेदने और उसमें प्रवेश करने में मदद करती है। सिर के निचले का भाग जो होता है उस भाग को हम गर्दन कहते हैं
और गर्दन वाले भाग में सेंट्रियोसोल होता है जो भ्रूण के विकास में मदद करता है। उसके बाद दूसरा भाग आता है जिसे हम मध्य भाग या मिडिल पार्ट कहते हैं। यह शुक्राणु की पूंछ को गति करने के लिए ऊर्जा यानी एटीपी प्रदान करता है। इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसीलिए इसे शुक्राणु का पावर हाउस भी कहा जाता है और यही माइटोकॉन्ड्रिया शुक्राणु को ऊर्जा प्रदान करता है एटीपी के रूप में। उसके बाद तीसरा भाग आता है जिसे हम पूंछ या टेल कहते हैं। यह शुक्राणु का सबसे लंबा भाग है जो गतिशीलता प्रदान करता है। इसी के कारण शुक्राणु गति कर पाते हैं मादा जनन पथ में। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि निषेचन की क्रिया क्या होती है। तो नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन से द्विगुणित युग्मनज बनने की क्रिया को निषेचन कहा जाता है। यानी नर युग्मक अर्थात शुक्राणु तथा मादा युग्मक अंडाणु ये दोनों आपस में संलयित होते हैं तो इससे युग्मनज का निर्माण होता है। शुक्राणु तथा अंडाणु दोनों ही अगुणित होते हैं, यानी दोनों में ही 23 गुणसूत्र होते हैं। तो इनके संलयन से जो जाइगोट बनता है वो द्विगुणित होता है जिसमें पूरे 46 गुणसूत्र होते हैं। यह क्रिया जो होती है ये मादा के अंडवाहिनी यानी फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला क्षेत्र में होती है। फैलोपियन ट्यूब का जो मध्य का भाग होता है उसे एम्पुला कहा जाता है। यह क्षेत्र सबसे बड़ा होता है और फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन की प्रक्रिया इसी क्षेत्र में होती है। तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों आपस में मिलकर जाइगोट बनाते हैं। इसी क्रिया को हम निषेचन कहते हैं। आगे हम देखेंगे निषेचन के दौरान होने वाली क्रियाएं। तो सबसे पहला पॉइंट है शुक्राणु का अंडाणु तक पहुंचना। जो शुक्राणु होते हैं वो गतिशील होते हैं और अंडाणु तक पहुंचते हैं। दूसरा पॉइंट है शुक्राणु का अंडाणु की परत को भेदना। अंडाणु की दो बाहरी परतें होती हैं जैसे कोरोना रेडिएटा तथा जोना पेलुसिडा, जिनको भेदकर शुक्राणु उनके अंदर प्रवेश कर पाता है। शुक्राणु तथा अंडाणु की झिल्लियों का संलयन, ये हमारा अगला पॉइंट है। जब शुक्राणु अंडाणु के अंदर प्रवेश करता है तो दोनों की बाहरी झिल्लियां जो होती हैं वो आपस में संलयित होती हैं। शुक्राणु के नाभिक का अंडाणु में प्रवेश। शुक्राणु का जो शीर्ष वाला भाग होता है जिसमें न्यूक्लियस यानी केंद्रक उपस्थित होता है, केवल वही भाग जो है वो अंडाणु में प्रवेश करता है। अगला पॉइंट है पॉलीस्पर्मी को रोकना। शुक्राणु के अंडाणु में प्रवेश करने के बाद जो जोना पेलुसिडा नाम की परत है वह अंडाणु को कठोर बना देती है ताकि उसके अंदर कोई और शुक्राणु प्रवेश ना कर पाए। इसी को पॉलीस्पर्मी कहा जाता है। अगला पॉइंट है नर एवं मादा के युग्मकों नाभिकों का संलयन। जब शुक्राणु अंडाणु के अंदर प्रवेश कर जाता है तो नर और मादा दोनों ही के नाभिकों का संलयन होता है और इस संलयन के बाद ही युग्मनज का निर्माण होता है और फिर इसी युग्मनज से भ्रूण के विकास की शुरुआत होती है जिससे भ्रूण विकसित होता है। उसके बाद निषेचन की क्रिया के बाद अगला पॉइंट है विदलन। निषेचन की क्रिया के बाद जो जाइगोट बनता है उसके विकसित होने की जो प्रक्रिया है उसी को विदलन कहा जाता है। विदलन वह प्रक्रिया है जिसमें निषेचन के बाद बना युग्मनज यानी जाइगोट बार बार समसूत्री विभाजन द्वारा छोटी छोटी कोशिकाओं, जिसे हम ब्लास्टोमेर्स कहते हैं, में विभाजित हो जाता है। जो युग्मनज होता है वह समसूत्री विभाजन द्वारा छोटी छोटी कोशिकाओं में बट जाता है। तो जो युग्मनज है वो द्विगुणित होता है। सबसे पहले उसमें समसूत्री विभाजन होता है और उस एक कोशिका से 2 कोशिका बनती है और फिर उन 2 कोशिकाओं में कोशिका विभाजन होता है जिससे 2 कोशिकाओं से 4 कोशिकाएं बनती हैं। उसके बाद 4 कोशिकाओं से 8 कोशिकाएं बनती हैं और 8 कोशिकाओं से 16 कोशिकाएं बनती हैं समसूत्री विभाजन द्वारा। तो 8 से 16 कोशिकाओं के बीच की जो अवस्था है उसी को मोरुला अवस्था कहा जाता है। और इस अवस्था के बाद यानी जब 8 से 16 कोशिकाएं बन जाती हैं, यानी जब भ्रूण जो होता है वो मोरुला अवस्था में पहुंचता है, तो मोरुला अवस्था के बाद वह और विकसित होकर ब्लास्टोसिस्ट बनाता है जिसमें बाहरी ओर जो कोशिकाएं होती हैं उन्हें ट्रोफोब्लास्ट कहा जाता है। ये मादा के एंडोमेट्रियम से जुड़कर अपरा का निर्माण करती हैं और अंदर की जो कोशिकाएं हैं उन्हीं से भ्रूण विकसित होता है। कि इंपॉर्टेंस देखेंगे हम इसकी, तो यह क्रिया फैलोपियन ट्यूब में शुरू होती है यानी मादा के अंडवाहिनी में होती है और भ्रूण का प्रारंभिक विकास जो है वो इसी प्रक्रिया से होता है। विदलन की प्रक्रिया के बाद जो ब्लास्टोसिस्ट बनता है उसका गर्भाशय की आंतरिक परत, जिसे एंडोमेट्रियम कहते हैं, से जुड़ना गर्भाशय यानी गर्भाशय में स्थापित होना आरोपण यानी इम्प्लांटेशन कहलाता है। तो युग्मनज से विकसित हुए ब्लास्टोसिस्ट का गर्भाशय की एंडोमेट्रियम नामक परत से जुड़ना तथा गर्भाशय में स्थापित होना आरोपण कहलाता है। यह क्रिया जो है वह निषेचन के लगभग 7 से 9 या 10 दिन बाद स्टार्ट हो जाती है। जो आरोपण की क्रिया है ये लगभग 7 से 10 दिन के बाद ही प्रारंभ होती है। आरोपण का क्रम देखेंगे हम, यानी कि आरोपण की प्रक्रिया किस प्रकार होती है। तो सबसे पहले जो ब्लास्टोसिस्ट है वो गर्भाशय में पहुंचता है। जो ब्लास्टोसिस्ट है इसका निर्माण फैलोपियन ट्यूब से
गर्भाशय की ओर आते हुए होता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है जोना पेलुसिडा का हटना, जो कि अंडाणु की बाहरी परत होती है। उसके बाद एंडोमेट्रियम से संपर्क करना, यानी गर्भाशय की आंतरिक परत से ब्लास्टोसिस्ट का संपर्क होना। फिर ट्रोफोब्लास्ट कोशिकाओं का सक्रिय होना, यानी जो ब्लास्टोसिस्ट है उसकी जो बाहरी कोशिकाएं हैं वह सक्रिय होती हैं, यानी कार्य करना प्रारंभ करती हैं। उसके बाद एंडोमेट्रियम में एंजाइम की सहायता से धंसना। जब ट्रोफोब्लास्ट कोशिकाएं सक्रिय होती हैं तो वो एंडोमेट्रियम यानी गर्भाशय की आंतरिक परत में जुड़ जाती हैं और इस तरह भ्रूण स्थायी रूप से गर्भ में स्थापित हो जाता है। इसके बाद इस प्रक्रिया के दौरान होने वाली महत्वपूर्ण घटनाएं देखेंगे हम। तो एंडोमेट्रियम मोटी तथा रक्त वाहिनियों से भरपूर हो जाती है, यानी इस दौरान जो गर्भाशय की आंतरिक परत होती है वो मोटी और रक्त वाहिनियों से भर जाती है। भ्रूण को मां से पोषण मिलना शुरू हो जाता है और इस दौरान प्लेसेंटा का निर्माण होने लगता है, जिससे भ्रूण को पोषण मिलता है और गर्भधारण की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। आगे हम देखेंगे प्लेसेंटा फॉर्मेशन यानी अपरा निर्माण के बारे में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि प्लेसेंटा क्या है। प्लेसेंटा एक अस्थायी अंग है जो गर्भावस्था के दौरान मां और भ्रूण के बीच पोषण, गैसों और अपशिष्ट के आदान प्रदान के लिए बनता है। प्लेसेंटा का प्रमुख कार्य क्या होता है? यह भ्रूण को पोषण प्रदान करता है और इसी प्लेसेंटा से इसका निर्माण लगभग निषेचन की क्रिया के 6 से 9 दिन बाद प्रारंभ हो जाता है। हालांकि ये प्रारंभिक अवस्था होती है और अपरा जो है ये गर्भावस्था के दौरान लगातार विकसित होता रहता है, यानी लगातार बढ़ता रहता है। जो अपरा होता है इसका निर्माण भ्रूण की बाहरी कोशिकाओं, जिसे हम ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं, तथा एंडोमेट्रियम की आंतरिक परत में पाए जाने वाले ऊतकों से मिलकर होता है। आगे हम देखेंगे प्लेसेंटा की संरचना। प्लेसेंटा में उंगली जैसी संरचनाएं होती हैं और इन संरचनाओं को कोरियोनिक विली के नाम से जाना जाता है। ये संरचना गर्भावस्था के दौरान ब्लास्टोसिस्ट की बाहरी परत कोरियन से निकलती हैं। ये संरचनाएं गर्भाशय के ऊतकों के साथ मिलकर अपरा का निर्माण करती हैं, यानी कि जो प्लेसेंटा का स्टार्टिंग फेज होता है उसी को कोरियोनिक विली कहा जाता है, जिसमें प्लेसेंटा बनने से पहले कोरियोनिक विली नाम की संरचना बनती है। तथा प्लेसेंटा जो है ये पूरी गर्भावस्था के दौरान लगातार बढ़ता रहता है और भ्रूण के साथ परिपक्व होता है। उसके बाद हम देखेंगे प्रसव के बारे में। गर्भावस्था की अवधि पूरी होने पर पूर्ण विकसित भ्रूण यानी शिशु का गर्भाशय से बाहर आने की प्रक्रिया को प्रसव कहा जाता है। जब भ्रूण पूरी तरह विकसित हो जाता है तो भ्रूण के शरीर से बाहर आने यानी कि शिशु के जन्म की प्रक्रिया को प्रसव कहा जाता है। मनुष्यों में जो गर्भावस्था काल होता है वो 270 से 280 दिन यानी लगभग 9 महीने का होता है। प्रसव एक जटिल अंतःस्रावी प्रक्रिया होती है। आगे हम देखेंगे इसके प्रमुख चरण। तो सबसे पहला फेज होता है डायलेशन स्टेज। इस दौरान गर्भावस्था का जो गर्भाशय की जो ग्रीवा होती है वो फैलती है और एमनियोटिक द्रव की थैली फट सकती है। जो भ्रूण होता है उसके बाहर एक झिल्ली पाई जाती है जिसे एमनियोटिक झिल्ली कहा जाता है। इसी झिल्ली के अंदर एमनियोटिक द्रव भरा होता है और जब गर्भाशय प्रसव के दौरान जब संकुचन होता है तो यह थैली फट जाती है। उसके बाद दूसरा स्टेज आता है निष्कासन चरण यानी एक्सपल्सन स्टेज। क्योंकि इस क्रिया में बहुत ही अत्यधिक संकुचन होता है तो इसी संकुचन के कारण एमनियोटिक द्रव की थैली फट जाती है और अत्यधिक संकुचन के कारण शिशु जो है वो जन्म नाल से होकर शरीर से बाहर आ जाता है। इसी क्रिया को हम निष्कासन चरण कहते हैं। उसके बाद आता है तीसरा फेज यानी प्लेसेंटा निष्कासन। जब शिशु का जन्म हो जाता है तो जो प्लेसेंटा है उसे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। प्लेसेंटा को शरीर के अंदर नहीं रखा जाता है। प्लेसेंटा के साथ कुछ भ्रूण झिल्लियां भी होती है जिन्हें शरीर से बाहर निकाला जाता है और इस दौरान क्योंकि भ्रूण के अंदर गर्भाशय के अंदर पहले भ्रूण होता है तो गर्भाशय फैला हुआ होता है और जब भ्रूण यानी शिशु बाहर आ जाता है तो गर्भाशय सिकुड़ जाता है। इस क्रिया में जो सहायक हार्मोन्स होते हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण हार्मोन है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, जिसे बर्थ हार्मोन भी कहते हैं। इसी के कारण अत्यधिक संकुचन होता है। इसके अलावा रिलैक्सिन, कॉर्टिसोल और एस्ट्रोजन हार्मोन भी इस प्रसव की क्रिया में सहायक होते हैं। तो इस वीडियो में आज हमने पूरा ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर इस चैनल पर खत्म कर दिया है। अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो हमारे चैनल पर सभी वीडियो उपलब्ध हैं, ज़रूर देखें। और अगर इस वीडियो से जुड़ा हुआ कोई भी डाउट आपके मन में हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। टिल देन कीप स्टडिंग एंड कीप लर्निंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।